हमारी पहचान तब होती है जब हमारे आयु बढ़ने लग जाते हैं, हमारे शरीर में चेंजेस आने लगते हैं, तो हम अपने आप को सब कुछ समझ लेते हैं कि हमारा जीवन अब किधर जा रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन, जो हमने अभी तक बी पार्ट तक हम कर चुके हैं। ए बी आपने देख लिया होगा, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग रहा। ठीक है, इसके हम पार्ट सी में अब देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है, आयु बढ़ने के कारण शरीर में क्या बदलाव हो जाते हैं। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जैसे जैसे आयु बढ़ता जाता है इंसान के शरीर में बदलाव होती जाती है। दोस्तों, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके एक वोट से वजह से मुझे काफ़ी संतुष्टि मिलती है। क्योंकि लोग यहाँ देखते हैं कि भाई 3, 4, 10, 100 व्यू जो होते हैं उनके लिए पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते, लेकिन मेरा तो यही विश्वास है कि जो बच्चे के लिए उपयोगी हो मेरा ये बातें वही देखे तो ही बेटर है, क्योंकि ये तो हमारे जीवन से आधारित है, कोई भी देख सकता है। लेकिन जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं +2 के, जो इतना इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मैं ये हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हमारा टॉपिक आज क्या कह रहा है कि आयु बढ़ने के कारण शारीरिक बदलाव। तो आप क्या करना, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, हर एक पार्ट को देखिए। इससे क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होती चली जाएगी। मैं अधिक बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूं कि आप भी बोर हो जाते हो। ठीक है, 30-30 मिनट का या 40 मिनट का जो वीडियो होती है वो आपको बोरिंग कर देती है काफ़ी हद तक। तो कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई इंटरेस्टिंग से की जाती है, मन से की जाती है, दिल से की जाती है। ठीक है, ज़बरदस्ती पढ़ाई लिखाई नहीं की जाती है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप मोबाइल के साथ पढ़ रहे हो, चाहे आप किताब के साथ पढ़ रहे हो, आप 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन दिल से पढ़ो, मन से पढ़ो, आपको टॉपिक जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पार्ट सी में यही कहना चाहता है कि आयु बढ़ने का अर्थ। आपको पता ही होगा कि मीनिंग ऑफ एजिंग क्या होती है, आयु बढ़ने का क्या अर्थ होता है। आयु बढ़ने का एक अनिवार्य और बहुत ही जटिल बहुकोशिकीय प्रक्रियाएं हैं। आप देखोगे कि हमारे मांसपेशियों में जो होती है बदलाव जाती है। ये अंग प्रणाली और तंतुओं के क्षय होने की अवस्था होती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो होती है बहुत से तंतु जो होते हैं क्षय हो जाता है। यह मुख्यतः वंशागत निर्धारित होती है और विविध वातावरणीय कारकों जैसे भोजन, व्यायाम, लघु जीवों, प्रदूषक और विकिरणों आदि से संपर्क द्वारा प्रभावित होती है। ये तो आपको भी नॉलेज है कि आप जैसा भोजन करोगे वैसा शरीर हमारा बनता है, जैसा व्यायाम करोगे वैसा ही बनेगा। लघु जीवों में या प्रदूषक या विकिरण जो होती है, विकिरणों बहुत से प्रभावित कर देती है हमारे शरीर के बदलावों को। ये तो आपने भी देखा होगा। वास्तविकता में वृद्धि होना समय के साथ साथ शरीर में आने वाले बदलाव का एक उदाहरण होता है। जैसे जैसे आप समय बदलता जाएगा तो आपके शरीर में बहुत से बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव मुख्यतः 30 वर्ष की आयु के बाद प्रतीत होती है। ठीक है, वृद्ध होना विस्तृत अर्थ में विभिन्न शारीरिक क्रियात्मक प्रभावित में कमी आ जाती है। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं काफ़ी हद तक एक्टिव होते हैं, लेकिन वही जब वृद्ध हो जाते हैं तो हमारे बहुत से मांसपेशियां जो होती हैं कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे हमारा प्रभावशालीता में काफ़ी कमी आ जाती है। आयु बढ़ने के कारण शरीर के क्रियात्मक बदलाव यानी फिजियोलॉजिकल चेंजिंग ड्यू टू द एजिंग। आपने देखा होगा कि विभिन्न शरीर क्रियाएं 20 से 30 वर्ष की अवधि में अपनी चरम सीमा पर निमित्त रहती है। इस क्षेत्र में किए गए शोध कार्य दर्शाते हैं कि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने के बाद विभिन्न प्राणियों या कार्य आयु के साथ कम होना आरंभ कर देता है। अधिकतर शोध अध्ययन यह भी दर्शाते हैं कि अधिकांश अंगों में 30 वर्ष के आरंभ के साथ लगभग 1% तक शारीरिक क्रियात्मक कमी होती ही रहती है। यह विभिन्न शारीरिक क्रियाएं जो है जिसमें वृद्धि होने के साथ साथ बदलाव होना आरंभ हो जाता है। वृद्धि के होने के कारण होने वाली मुख्य शारीरिक क्रियात्मक बदलाव निम्नलिखित होते हैं। अब देखते हैं कि हमारा जब आयु बढ़ने के साथ हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। पहला दोस्तों यही आता है कि मांसपेशियां आकार और ताकत में बदलाव। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है तो उसकी मांसपेशियों का आकार छोटा हो जाता है, मांसपेशियों वजन में कमी आ जाती है और शरीर चर्बी जो होती है बढ़ जाती है। मांसपेशियों आकार के कम होने से मांसपेशियों की ताकत भी कम हो जाती है। ये तो देखा ही होगा, आपको काफ़ी ढीला पड़ जाता है मांसपेशियां, ये वृद्ध लोगों में आपने देखा होगा। मांसपेशियों की ताकत में कमी साधारण 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच आरंभ हो जाता है, ये आपने देखा होगा। और 60 वर्ष की आयु में व्यक्ति अधिकतम ताकत को 20% अधिक कम होना प्रतीत मानता है। यानी आप देखोगे कि 60 साल की उम्र में व्यक्ति के अंदर 20% जो होता है ऊर्जा कम जाता है। उसके बाद है चयापचयता और शरीर संरचना बदलाव, यानी चेंजिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कॉम्पोजिशन। यानी चेंजिंग ऑफ मेटाबॉलिक एंड बॉडी कॉम्पोजिशन में क्या होती है दोस्तों, वायु के बढ़ने, जो आयु आपके बढ़ने के साथ हमारे शरीर क्रम जो कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जो हमारा मेटाबॉलिज्म भी धीमी हो जाती है। आपने देखा होगा जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म हो जाते हैं, जो 60 साल के एज वाले व्यक्ति होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म बहुत ही कम जाता है। इसके फलस्वरूप शरीर में चर्बी की मात्रा अधिक इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि चर्बी की जो मात्रा होती है काफ़ी अधिक इकट्ठा हो जाती है। इससे हड्डियां, तंतुओं और नर्व हड्डियां, मांसपेशियों और पानी बिना चर्बी के शरीर के वजन में कमी आ जाती है। आयु के बढ़ने के साथ साथ अपचन दर में भी कमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में चर्बी की मात्रा अधिक इकट्ठा हो जाता है। तो ये अधिक इकट्ठा होने भी इसका यही कारण बनता है।
उसके बाद हड्डी की घनता में बदलाव यानी चेंजिंग ऑफ बोन डेंसिटी। आपने ये बात नोट किया होगा कि हृदय जो हमारा हड्डी होती है, हड्डी की घनता में बदलाव आ जाता है। आयु के बढ़ने के साथ हड्डी की घनत्व में कमी आ जाती है। इसका अर्थ यह है कि वृद्धि व्यक्ति विशेषकर 40 वर्ष की आयु से ऊपर से व्यक्तियों में युवा व्यक्ति की अपेक्षा चोट लगने की संभावना अधिक हो जाती है। वास्तविकता में यह हड्डी में विभिन्न खनिज जैसे कैल्शियम फास्फोरस की कमी के कारण होता है। आपने भी देखा होगा, प्रचार भी देखते होंगे कि जो स्त्रियों में जो होता है उम्र के साथ बढ़ने की वजह से क्या होता है, हड्डी कमजोर हो जाता है, तो उसको कैल्शियम कहते हैं खाने के लिए, तो आपने देखा ही होगा। हड्डी अधिक नरम और कम घनत्व वाली हो जाती है। खनिज में कमी यह प्रक्रिया 40 से आरंभ वर्षों में होना आरंभ हो जाता है। हृदय में क्षमता की कमी द्वारा हड्डी कमजोर या रोग यानी रोग से काफ़ी ग्रसित भी होने लग जाते हैं व्यक्ति, जिसकी वजह से क्या होता है, रीढ़ की हड्डी के मन को यानी जो एक इसके बैटीबेरा होती है को पतला होने के कारण कद की छोटा होना आरंभ हो जाता है। यानी बंदे जो होते हैं छोटे होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बैटीबेरा होती है वो पतला होना शुरू कर देता है। उसके बाद जो है श्वसन प्रणाली में बदलाव। आपने देखा होगा कि चेंजिंग इन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो अधिक उम्र वाले यानी कई अध्ययन दर्शाता है कि आयु को बढ़ने के साथ साथ जो आयु बढ़ता है, आयु के बढ़ने के साथ साथ फेफड़े के कार्य में भी दुर्बलता आ जाती है। वायु मार्ग और फेफड़े के तंतुओं की लचकता कम हो जाती है। ये आपने जर्नल से ही नोट किया ही होगा। इनकी कार्य कुशलता में कमी आ जाती है। कोई भी जो वृद्ध लोग होते हैं उनके कार्य कुशलता में काफ़ी कमी आती है। पसलियाँ होते हैं कि ढांचे में मांसपेशियां मसल जो ऑफ रीव ऑफ कैज कमजोर हो जाता है। यानी आपने देखा होगा कि जो मसल्स ऑफ रीव कैज होती है वो कमजोर हो जाता है। ऑक्सीजन की सांद्रता और वितरण में भी कमी आ जाती है। अंततः गहरा श्वासन लेने की योग्यता कम हो जाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी के कारण श्वासन छोटा हो जाता है और सहनशीलता में कमी के कारण थकावट महसूस होने लग जाती है। यह कहा जा सकता है कि ज्वरीय आयतन यानी टाइड वॉल्यूम, जीवन धारिता यानी वर्टिकल कैपेसिटी, फेफड़े की क्षमता यानी लंग कैपेसिटी में कम हो जाती है, जबकि अपशिष्ट आयु रेसिड्यूल ऑफ एयर बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें जो होती है आम देखने को हमें मिल जाती है। अगला पॉइंट जो हमारा ये कहता है कि हृदय नालिका में बदलाव। आयु में बढ़ने के साथ हृदय की मांसपेशियों की ताकत में कमी आ जाती है। आयु के साथ स्ट्रोक वॉल्यूम हृदय प्रेशर यानी कार्डिकल आउटपुट, रक्त प्रभाव, ब्लड फ्लो में कमी आ जाती है। आपने देखा होगा कि शरीर में जो होता है ब्लड फ्लो कम जाती है, यह अधिक संकुलन हो जाती है, बहुत ही सिकुड़ जाती है। यही कारण होता है जो उनको काफ़ी ब्लड प्रेशर रहती है जो वृद्ध लोग जाते हैं, क्योंकि उनके सारे जो होते हैं नर्व्स वो बहुत ही सिकुड़ जाते हैं। आयु के साथ जो हमारी संकुचन होती है वो रक्त दबाव बढ़ा देता है। रक्त प्रभाव में कमी के कारण सहनशीलता यानी एंड्रेंस भी कम हो जाता है। शरीर की कोशिकाओं को कम पोषण मिलता है। हृदय के बल यानी हार्ट वेल भी कम लचीले हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है नाड़ी तंत्र में बदलाव यानी चेंजिंग ऑफ नर्व सिस्टम। कई शोध अध्ययन दर्शाते हैं कि आयु के बढ़ने के साथ प्रतिक्रिया समय यानी रिएक्शन टाइम, गति समय यानी मोमेंट टाइम धीमा हो जाता है। आपने देखा होगा रिएक्शन टाइम या मोमेंट टाइम हो दोनों ही बहुत ही कम जाते हैं। आयु के साथ मस्तिष्क के परिणाम इसके तंतु जाल के आकार और रक्त प्रभाव में कमी आ जाती है। यद्यपि मस्तिष्क इन बदलावों को अनुकूल हो जाता है। नाड़ी के सिरे में नए तंतु विकसित हो जाते हैं। ये समरण शक्ति भी कम हो जाता है। आपने ये वृद्ध व्यक्तियों में ज़्यादातर देखते होंगे कि उनकी समरण शक्ति भी जो हो जाती है कम हो जाती है। उसके बाद जो है उम्र बढ़ने के साथ अंतर्स्वास्थ्य परिवर्तन यानी एंडोक्राइन चेंज विद द एज। आपने देखे होंगे कि 65 से 70 वर्ष की आयु में लगभग 40% और 80 वर्ष से अधिक आयु के 50% लोगों में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। ये तो आपने जर्नल देखा ही होगा। जिसे टाइप 2 मधुमेह हो जाने की संभावना रहती है, यानी मधुमेह डायबिटीज जो होती है उनमें जरूर देखने को मिलता होगा। आज हर एक वृद्ध व्यक्ति जो होता है, ठीक है, शुगर की बीमारी से ग्रसित होता है। डायबिटीज से वो बहुत ही होते हैं, मधुमेह से बहुत परेशान होते हैं। बुजुर्गों में थायराइड की कम करता है। आपको पता है कि थायराइड भी इसमें बहुत ही लोग ग्रसित होते हैं थायराइड से, जिसके परिणाम स्वरूप जो पीयूष ग्रंथि में कमी होना आम बात है। यह ग्लूकोज जो होता है प्रोटीन के उत्पादन में कमी कर देता है, जिसकी वजह से सीधे प्रभाव व्यक्तियों पर पड़ता है। निष्कर्ष ये मिलता है, कंक्लूजन ये निकल जाता है कि वृद्धि होने के साथ शरीर में कई शरीर क्रियात्मक बदलाव आते हैं। इस बदलावों में मांसपेशियों ताकत आकार में कमी आ जाती है, अपचयित दर में कमी आ जाती है, दुर्बल शरीर में कमी आ जाती है, जिससे शरीर की चर्बी होती है की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। आपने देखा होगा जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके शरीर की चर्बी होती है में बढ़ जाता है और रक्त प्रभाव में कमी हो जाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम में कमी आता है, हृदय प्रेशर में कमी आता है, जीवन आधारित में कमी आती है। तो इस तरह से जो है उनका शरीर में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल जाता है। अगला पॉइंट जो है दोस्तों इसमें ये है खेलों में लगने वाले चोट, उनका वर्गीकरण कि कैसे हम खेल में चोट लगता है,
कोई खरोच होता है, कोई नीला पड़ जाता है, कट लग जाता है, कटाव होता है, मोच के खिंचाव आ जाते हैं, हड्डी और जोड़ के चोट लग जाते हैं, वो या खिसक जाते हैं, ठीक है, अधिक दबाव द्वारा, कच्चा विखंडन, अनुप्रस्थ रक्षा, कारण बचाव। यानी हमने सिर्फ इसमें ये पढ़ना है कि भाई जो स्पोर्ट के रिगार्डिंग जो होती है कौन कौन से इंजरी होते हैं। तो सबसे बात तो पहला यही आता है खेल में लगने वाली चोटों का वर्गीकरण। आपने देखा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट इंजरीज में कौन कौन से होते हैं। पहला तो यही होते हैं कि प्रत्यक्ष चोट, यानी प्रत्यक्ष चोट संपर्क के बिंदु पर बाहरी झटक या बल की वजह से लगती है, ठीक है। इसको आपको समझने से क्लियर आ रहा होगा, प्रत्यक्ष यानी सामने वाला, अप्रत्यक्ष जो सामने नहीं होती है। इन चोटों में आमतौर पर आंतरिक या बाहरी बलों से स्नायुबंधन के चोट शरीर के मांसपेशियों को कोमल तक क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। यानी आपके शरीर का जो अंदर पार्ट होगा वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो ये क्षतिग्रस्त होना आम बात हो जाती है। उसके बाद आपका इसमें ये आता है ये कोमल ऊतकों की चोट, यानी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। कोमल ऊतकों की चोट का अर्थ है पूरे शरीर में कहीं भी मांसपेशियों में स्नायु बंध और नसों का नुकसान पहुंचाना, यानी जो आपका नस होता है उसमें काफ़ी नुकसान पहुंचता है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है कठोर ऊतकों की चोट। यह चोट हड्डी और उपस्थिति पर लगी होती है। आपके जो हड्डी होती है या टूट जाती है, कुछ भी आती है, तो ये हमारा जो होता है कठोर ऊतक की चोट के ऊपर आता है, जो हमारे शरीर को प्रभावित करता है। उसके बाद ओवर यूज चोट, यानी ओवर यूज चोट लगातार तनाव, गलत तरीका या उपकरण या बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण की वजह से होती है। आपको पता है ज़्यादा प्रशिक्षण करने की वजह से भी काफ़ी चोट लगती है, या आप कभी तनाव में हो तो ऐसे में आप गलतियां करते जाओगे और आपका चोट जो है बढ़ता चला जाएगा। अगला पॉइंट जो है चोटों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इंजरी। आपने देखा होगा कि चोटों के प्रकार में क्या जाता है। सबसे पहले तो हमारा चोट के जो प्रकार टाइप्स होते हैं वो होता है स्किन इंजरी, सॉफ्ट टाइप इंजरी, ज्वाइंट इंजरी, बोन इंजरी। ये जो है हमारे कुछ टाइप्स है। पहला टाइप्स क्या है दोस्तों, त्वचा की चोट यानी स्किन इंजरी, कोमल ऊतकों की चोट यानी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जोड़ों की चोट यानी ज्वाइंट इंजरी, ठीक है, हड्डी की चोट यानी बोन इंजरी। ये सब सारे जो है इंजरी का है, जिसमें जो है त्वचा की चोट यानी स्किन इंजरी में क्या आ जाता है, आपको खरोच आ जाती है, ठीक है, थोड़ा सा खरोच भी लगता है तो वो स्किन इंजरी में आती है। अगर कट लगता है वो भी आती है इसमें। कटाव यानी इनकॉशंस हो जाती है, कहीं कट जाती है तो भी आता है। या पंचर घाव यानी पंचर हो जाता है वॉन्डेड, तो इसकी वजह से भी होता है। और एटलीस्ट पृथ्वीकरण की वजह से यानी म्यूलिजन्स की वजह से होता है, यानी त्वचा के एक हिस्से को फाड़ देता है कहीं भी, तो ये जो होती है स्किन इंजरी आती है। उसके बाद सेकेंड इंजरी जो हमारा होता है वो है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। आपको पता है कि नीला पड़ना, सबसे पहला तो यही आता है कि नीला पड़ जाता है। शरीर किसी हिस्से पर सीधे प्रहार के कारण होने वाला घाव, उदाहरण के लिए एक खिलाड़ी का घुटना दूसरे व्यक्ति की जांघ से टकरा जाता हो तो ये होता है नीला पड़ जाता है। उसके बाद है मोच, स्प्रेन, जोड़ों को लिगामेंट की चोट जो जोड़ में लिगामेंटों हिंसक अतिवृद्धि या असामान्य दिशा में जोड़ की गति के कारण होती है। यह दर्द, कोमलता और जड़ में सूजन की आवश्यकता की वजह से हो जाती है, यानी इन सारी विशेषताओं की वजह से ही इसका होता है। उसके बाद है दोस्तों खिंचाव यानी स्ट्रेंथ। ये सारे जो है हमारे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, जिसमें खिंचाव भी आती है। उसमें मांसपेशियां स्टेंडर्स की चोट 3 प्रकार के होते हैं, एक हल्की हो जाती है, एक मध्यम, एक गंभीर। 3 तरह के चोट जो होते हैं खिंचाव में आ जाती है, एक हल्की, मध्यम और गंभीर। उसके बाद है जोड़ों की चोट। ज्वाइंट इंजरी बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि ये जो शरीर को होता है लचीला बनाता है। अगर उसमें अगर चोट लग जाता है ज्वाइंट इंजरी में, जोड़ों की चोट में, तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। खेल में जोड़ों की चोट बहुत आम रहती है, उन्हें संयुक्त अवस्था के रूप में जाना जाता है। अवस्था 2 या 2 से अधिक हड्डियों के स्मृत सतहों पर विस्थापन से होता है, जो एक जोड़ में होती है। यह एक बाहरी बल के कारण होती है, जो जोड़ों को जोड़ की सीमा से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। यदि जोड़ की असामान्य दिशा में चलने के लिए मजबूर किया जाए तो ये अवस्था हड्डी को पुनः आंशिक विस्थापन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो है हड्डियों की चोट यानी बोन इंजरी, ठीक है। फ्रैक्चर के बारे में तो आपको नॉलेज ही होगा कि टूट जाना हड्डी, ये हमारा बोन फ्रैक्चर में आता है। बोन फ्रैक्चर जो होता है ये खुले यौगिक फ्रैक्चर, बंद असाधारण फ्रैक्चर हो सकते हैं। फ्रैक्चर की गंभीरता हृदय में हल्की दरार से लेकर हृदय जो हड्डी के टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाने को भी गंभीरता लिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हम आगे करेंगे वो है हमारा कोमल ऊतकों की चोट। कोमल ऊतकों की चोट तो आप समझ ही सकते हो कि कोमल ऊतक जो होती है उसकी चोट कैसी होगी। सबसे पहले तो खरोच के मतलब समझ लीजिए। खरोच का मतलब क्या होता है, ये चमड़ी की ऊपरी सतह पर श्लेष्मा झिल्ली यानी मस्कुलर मेम्ब्रेन पर रगड़ या चमड़ी के उतरना होता है। ये किसी भी
दर्जे की चोट हो सकती है, जिसमें साधारण रगड़ से लेकर बहुत गंभीर हानि हो सकती है। यह सामान्य कोशिका के टूट जाने से होती है, जिसकी प्रतिक्रिया में उस अंग में रक्त बहाव या सूजन आ जाती है। इसमें जख्म की दबावों पर दर्द का अनुभव होता है। मांसपेशियों में संकुचन में भी परेशानी हो जाती है, यानी उसे खरोच कहते हैं, जो हल्का सा किसी भी बॉडी इंजरी को इंजर्ड कर देता हो। इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे, प्रभावित क्षेत्र को पानी से अच्छी तरह से साफ करें ताकि उस पर चिपकी हुई कोई भी गंदगी साफ हो जाए अच्छे से। इसे साफ करने के बाद उसे आगे के संक्रमण से बचने के लिए चिकित्सा मशवरा जरूर लें। घाव को अच्छी तरह से ड्रेसिंग की जानी चाहिए और समय समय पर ड्रेसिंग बदलाव होना चाहिए। तेज दर्द होने पर दर्द निवारक दवाई होती है, यानी जो भी आपका जो होता है डिक्लोफिन, उसको लीजिए, जिससे उसका जो है दर्द कुछ हद तक कम कर दिया जाए। उसके बाद है आपका, और सबसे बड़ी बात है, जैसे चोट लगे तो उसमें टेटनस रोधी इंजेक्शन भी दे देना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगला है हमारा नीला पड़ जाना, यानी कोमल ऊतकों की चोट में नीला पड़ना आम बात रह जाती है, यानी कंटेंशंस। नीला पड़ना कोमल ऊतकों में लगी चोट है जो किसी नुकीले उपकरण, विशेषकर उसके प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सामान्य बिना चमड़ी के कटे ऊतकों से लगती है। इसमें साधारण नलिका को फटने द्वारा रक्त प्रभाव के स्थानीय सूजन दिखाई पड़ता है। उस भाग को दबाने में दर्द का अनुभव हमें हो जाता है, तो इसे नीला पड़ना भी कहते हैं। इसका जो मेनली उपचार होता है यही होता है कि चोट लगने के तुरंत बाद आइस पैक लगाएं। वहाँ यानी जहाँ पर भी आपको नीला पड़ गया है या चोट की वजह से गंभीरता हो गई है, वहाँ पर आइस पैक लगा दें। इसे एक बार से 15 मिनट के ज़्यादा आइस पैक न लगाएं। पहले 24 से 48 घंटे के नियमित अंतराल पर आइसलिंग करते रहें। ठीक है, आराम करें और जरूरत पड़ने पर दर्द और सूजन जो है सूजन को कम करने के लिए अंग को ऊपर उठा के रखें। उसके बाद गैर स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई जैसे बेरुफेन या डॉक्टर द्वारा निर्धारित दर्द के दवा ले, जिससे कि आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिल सके। अगला जो है हमारा दोस्तों, कट लगने या घाव, लोकेशन अनबॉन्डेड। यह किसी नुकीले की किनारे या उपकरण के तीव्र संपर्क के कारण चमड़ी को काट देता है। इस स्थिति में रक्त बहाव होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इसको हम उपचार के लिए यही कर सकते हैं कि इस बहाव को, जो बहाव हो रही होती है रक्त को, उसको घाव को हृदय के ऊपर रखते हुए उस पर दबाव डालकर रक्त को रोक दें। सबसे पहले उसको हाथ उससे किसी चीज़ से उसको बंद कर दें। रक्त बंद होने के बाद घाव की जाँच की जाती है और उसे पानी, स्पीड या जो स्पीड होता है या स्लाइड एंड वाटर को धोकर साफ की जाती है, डिजिटल वाटर से उसको साफ की जाती है। जांच की गई क्या इसमें टाँके लगाने की आवश्यकता है, यदि नहीं है तो घाव को पट्टी से बंद कर दिया जाता है। और घाव कभी गंभीर होता है तो उसको हमें टाँके भी लगाने पड़ जाते हैं। यदि दर्द बंद नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, दर्द निवारक कोई भी मेडिसिन को जो डॉक्टरी सलाह से दी जाती है उसका उपयोग कीजिए। ठीक है, उसके बाद है कटाव इनकेशन। कटाव जो शल्य चिकित्सा के दौरान किया जाता है। डॉक्टर द्वारा रोगियों की चमड़ी में छोटे चाकू द्वारा एक चीरा लगाया जाता है। इसे कटाव शल्य चिकित्सा के दौरान लगाया जाने वाला चीरा है, जैसे कि पित्त की थैली, ग्लोब ब्लैंडर की शल्य चिकित्सा के दौरान डॉक्टर द्वारा पेट में चीरा लगाया जाता है। तो एक तरह का चीरा होता है जो डॉक्टरों के द्वारा लगाया जाता है। इसके उपचार में सबसे पहले तो हम यही कर सकते हैं, यदि घाव गहरा नहीं है तो रक्त के बाहर आने दे, क्योंकि यह कीटाणुओं को छुटकारा पाने में मदद करेगा। अगर आप खून वहीं पर रोक देते हो तो उसमें बहुत सी कीटाणु जो होती है आपके शरीर के लिए घातक सिद्ध भी हो सकता है। फिर घाव को एंटीसेप्टिक जैसे स्पिरिट से साफ कर दे, उसको अच्छे से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें और साफ करें। घाव को साफ पट्टी से बांध दे अच्छे से। सुनिश्चित करें कि गंदगी घाव में प्रवेश ना करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है दोस्तों कि अगर घाव में आपको गंदगी चली जाती है तो वो आपके लिए खतरनाक सिद्ध होगा और वो जो है घाव को आगे अधिक बढ़ा देगा। उसके बाद पॉइंट जो हमारा आता है मोच या स्प्रेन, यह किसी भी दबाव मुड़ने या ऐंठे के कारण अस्थिर बंधकों के खिंचाव या उनका फटना है। खिंचाव के साथ तीव्रता के आधार पर मोच को 3 दर्जे पे निर्धारित किया जा सकता है। हल्की मोच द्वारा कोई भी सूजन नहीं होता है या कम सूजन होती है। यह गति क्षमता में प्रभाव काफ़ी डालता है। ठीक है, जबकि अधिकतम जटिलता जो होता है मोच तरह के तंतुओं को फाड़ देता है और काफ़ी सूजन और दर्द की अनुभूति होती है। इससे मोच को पूरी तरह से ठीक होने में 6 से आपके 12 सप्ताह लग सकते हैं। इसके लिए उपचार जो एक ही होता है कि आप आराम कर लें, थोड़ा उस पर बर्फ़ से सिकाई कर लें, कंप्रेशन करें और ऊंचाई पे अपने रखें, जिससे क्या हो कि आपका मोच काफ़ी हद तक ठीक हो जाए। अगला जो है दोस्तों हमारा क्या है, इसमें यही है खिंचाव मांसपेशियों में, खिंचाव मांसपेशियों में चोट, यानी स्ट्रेन पुलिंग मसल इंजरी टू मसल्स। जब कोई मांसपेशियों में बलपूर्वक या अत्यधिक खिंचाव हो जाता है तो उसके कारण मांसपेशियां, तंतु और संकुचित पेशियां टूट कर फट जाती है। ये आपने देखा ही होगा। इसके परिणाम स्वरूप साथ वाले तंतुओं में भी सूजन और दबाव उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक जगह सूजन होगी तो दूसरे भी मांसपेशियों में इसका इफेक्ट उसके आसपास जरूर पड़ेगा। ठीक है, इससे अत्यधिक दर्द आपको महसूस होगा, कठोरता आपको अनुभव होगी वहाँ पर, और बाद में नीला भी पड़ जाता है।
ठीक है, क्योंकि इसमें आपका क्या हुआ है, मांसपेशियों में खिंचाव आ गई है, आपके जो तंतु थी वो टूट चुकी है, ठीक है, या फट गई है। जो आपके तंतु में जो उसमें थी वो टूटना और फटने से क्या हो जाता है, आपको दर्द महसूस होगी, कठोरता अनुभव होगा और बाद में वो नीला पड़ जाता है। इसको हम 3 प्रकार से हम हल्का सा बांट सकते हैं। सबसे पहले तो होता है इसको हल्का या मध्य और गंभीर। हल्का का मतलब यही होता है कि जब मांसपेशियों में टेंडर्स के बिना फाड़े थोड़ा सा मांसपेशियों में खिंचाव आ जाती है, तो खिंचाव का मतलब आप समझते होंगे। उसके बाद होता है मध्यम, जब मांसपेशियां टेंडर्स का हल्का टूटना होता है या ताकत का कुछ नुकसान हो जाता है। उसके बाद गंभीर होता है, जब मांसपेशियों में टेंडर्स फट जाता है, इसमें ताकत का काफ़ी नुकसान हो जाती है। उसके बाद दोस्तों इसका उपचार सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें आप यही काम कर सकते हो कि आइस पैक लगाकर और तनावग्रस्त मांसपेशियों को खिंचाव की स्थिति में बनाए रखने में इसका प्रबंधन किया जा सकता है, जिसमें आपको आराम करना पड़ेगा, बर्फ लगाने पड़ेंगे, कंप्रेशन और ऊंचाई पर रखना सबसे इसमें आम बात मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो था सी पार्ट है। मैंने इसको छोटे छोटे पार्टों में इसलिए डिवाइड किया है कि ये आपके लिए सुविधाजनक हो। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अभी भी व्हाट्सएप पर नहीं लगाया तो लगा लीजिए, दूसरे बच्चों को मिल जाए, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि एक हर बच्चों तक पहुँचे और उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाए, क्योंकि वो एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले ले। ठीक है दोस्तों, हम अगले पार्ट में इसका डी पार्ट जो इसका अंतिम पार्ट होगा हम उसमें मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।